नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट टाइप है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताऊंगा, बोर्ड पे देखना जरा। मैंने तुमसे कहा कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा है, 10 किलोमीटर। मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 10 किलोमीटर। ठीक है, और मैं तुमसे कह रहा हूं 10 किलोमीटर में से, बोर्ड पे देखना, 10 किलोमीटर में से शुरू के 1 किलोमीटर के मैंने 5 रुपए दिए। शुरू के 1 किलोमीटर के कितने दिए, 5 रुपए दिए। स्कूटर वाले को, स्कूटर के अंदर बैठा और कितना चला, 10 किलोमीटर। शुरू के 1 किलोमीटर के मैंने कितने रुपए दिए, 5 रुपए। ठीक है, और बाकी के जो बचे हुए थे, मुझे बताओ, 10 में से 1 किलोमीटर के 5 रुपए दिए, बचे हुए कितने किलोमीटर बचे हैं? 10 में से 1 किलोमीटर का तो हिसाब दे दिया, कितना किलोमीटर बच गया, 9 किलोमीटर बच गया ना। तुमने क्या करा, 10 में से 1 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितना बच गया, 9 किलोमीटर। मुझे बताओ 9 किलोमीटर का हिसाब देना बाकी है ना, मुझे देखकर बताओ। 10 किलोमीटर तुमने स्कूटर में बैठे और स्कूटर में तुमने क्या करा, ट्रैवल करा। और जब तुम स्कूटर में बैठ के ट्रैवल कर रहे थे तो तुमने 1 किलोमीटर के तो 5 रुपए दे दिए। बचे हुए कितने किलोमीटर रह गए, 9 किलोमीटर रह गए। क्या करा तुमने, 1 माइनस कर दिया ना, 10 में से 1 गया, 9 किलोमीटर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब बाकी के जो 9 किलोमीटर का खर्चा है वो तुमने 2 रुपए के हिसाब से दिया। वो तुमने कितने रुपए के हिसाब से दिया, 2 रुपए के हिसाब से। बोर्ड पे देखो, 1 किलोमीटर के 5 रुपए, तो टोटल कितने रुपए दिए, 5 रुपए। 5 एकम 5। अब देखो 2 रुपए के हिसाब से 9 किलोमीटर की कितने बन गए, 2 रुपए के हिसाब से 9 किलोमीटर की कितने बन गए, 18 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2 रुपए के हिसाब से 9 किलोमीटर के कितने बन गए, 18 रुपए। मुझे बताओ उस बंदे ने टोटल कितने रुपए दिए, 5 रुपए 1 किलोमीटर के, 18 रुपए 9 किलोमीटर के। टोटल उस बंदे ने कितने रुपए दिए तुम्हें, 23 रुपए। 18 और 5 23। बात समझ में आ रही है। एक एग्जाम्पल और पूछता हूं। एक बंदे ने 12 किलोमीटर डिस्टेंस चला कार के अंदर। इस बार बात कर रहे हैं हम कार की, टैक्सी की, है ना। वैसे भी तुम्हारा बुक का जो क्वेश्चन है वो टैक्सी के ऊपर ही है ना। खैर, एक बंदा कितना ट्रैवल करता है, 12 किलोमीटर। उसने टैक्सी वाले को शुरू के 1 किलोमीटर के 10 रुपए दे दिए। शुरू के 1 किलोमीटर के कितने रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए। मुझे बताओ 12 में से 1 किलोमीटर के पैसे पहले ही दे दिए, कितने किलोमीटर का बच गया, 11 किलोमीटर का हिसाब बच गया ना। कितने किलोमीटर का हिसाब बच गया, 11 किलोमीटर का। अब वो क्या करेगा, अब 11 किलोमीटर का उसने किसके हिसाब से दिया, 5 रुपए के हिसाब से। मुझे बताओ 1 किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए, 10 रुपए। 11 किलोमीटर 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए, 55 रुपए। तो उसने टोटल कितने दिए टैक्सी वाले को, 65 रुपए। टोटल कितने दिए टैक्सी वाले को, 65 रुपए। टोटल कितने दिए भाई, टैक्सी वाले को 65 रुपए। अब जरा ये लास्ट वाला बताना बस। अगर ये आ गया समझो क्वेश्चन हो गया, जो लास्ट वाला पूछ रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि तुमने कितना डिस्टेंस चला, x किलोमीटर। मुझे नहीं पता कितना, लेकिन बस मुझे इतना मालूम है कितना चला, x। मुझे बताओ x कुछ भी हो सकता है ना। x हो सकता है तुमने 5 किलोमीटर चला हो, x हो सकता है तुमने 15 किलोमीटर चला हो, x हो सकता है तुमने 10 किलोमीटर चला हो, कुछ भी हो सकता है ना।
अब देखो, x में से 1 किलोमीटर के तुमने कितने रुपए दिए, सपोज 5 रुपए दिए। x में से 1 किलोमीटर के कितने दे दिए, 5 रुपए दे दिए। मुझे बताओ 1 किलोमीटर के दे दिए, कितने किलोमीटर बच गए? मुझे बताओ, अभी तक अगर यहां पर 10 किलोमीटर था तो तुम इधर क्या करते थे, माइनस कर दिया करते थे ना। 10 में से 1 गया, कितने बच जाते थे, 9 किलोमीटर। और अभी अभी जो एग्जांपल दिया था वो 12 किलोमीटर वाला था। 12 में से तुमने 1 माइनस करा, कितने बच गए थे, 11 किलोमीटर। अब भी क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। अब देखो कैसे करना है, मुझे बताओ x में से 1 गया, कितने किलोमीटर बच गए, x माइनस 1। समझ में आ रही है ना बात? x में से 1 किलोमीटर के 5 रुपए दे दिए, कितने बच गए, x माइनस 1। क्या कर दिया, 1 कम कर दिया, है ना। और इसका हिसाब उसने कैसे दिया, 5 रुपए के हिसाब से। इसका हिसाब भी कैसे दिया, 5 रुपए के हिसाब से। और इसका हिसाब भी कैसे दिया, 5 रुपए के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना? अब जरा इक्वेशन देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस को तुम क्या मानोगे, x। किलोमीटर मतलब डिस्टेंस। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना, मैं पढ़ता जाऊंगा, अपनी बुक पर गौर से देखना क्वेश्चन को समझते हुए। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। एक टैक्सी वाले का किराया, अब देखते हैं कैसे। देखो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। मुझे बताओ पहले किलोमीटर के, फर्स्ट का मतलब पहला किलोमीटर, शुरू का 1 किलोमीटर का वो कितना रुपया लेता है, 8 रुपए लेता है। शुरू के 1 किलोमीटर की कितने रुपए ले लेता है, 8 रुपए ले लेता है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट पर अंडरलाइन करो और इसको बोलने की कोशिश करो, सब्सिक्वेंट। एक एक बार मेरे कहने से रीड आउट करो सभी। सब्सिक्वेंट अपनी बुक के अंदर देखो और सब्सिक्वेंट को पढ़ो, कम से कम 2 या 3 बार इस शब्द को दोहराओ, सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट। ठीक है, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बचा हुआ डिस्टेंस। मुझे बताओ उसने 1 किलोमीटर के कितने लिए, 8 रुपए, और बचे हुए डिस्टेंस के कितने लिए, 5 रुपए। 1 किलोमीटर के 8 रुपए और बचे हुए डिस्टेंस के 5 रुपए। समझ में आई बात? बोर्ड पे देखना, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। देखो क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि डिस्टेंस क्या लेना है, x। बोर्ड पे देखो, लिखो लेट डिस्टेंस बी x किलोमीटर। तुमने डिस्टेंस कितना ले लिया भाई, x किलोमीटर। समझ में आई बात? मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे, शुरू के 1 किलोमीटर का वो कितने रुपए लेता है, 8 रुपए प्लस, है ना। देखो 1 किलोमीटर का 8 रुपए लेता है, बचे हुए किलोमीटर का कितना लेता है, देखो क्या लिखा हुआ था, फॉर द सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बचा हुआ। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, बचा हुआ डिस्टेंस। बचे हुए डिस्टेंस के कितने लेता है, 5 रुपए। मुझे बताओ x में से 1 किलोमीटर तो ले लिया, बचा हुआ डिस्टेंस क्या है, x माइनस 1। याद है ना, माइनस कर देते हैं, बचे हुए डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, x माइनस 1। और बचे हुए डिस्टेंस का कितना लेता है, 5 रुपए। बचे हुए डिस्टेंस का कितना लेता है, 5 रुपए। और हमेशा ना टोटल ले लेना y, हमेशा इसको क्या ले लेना, टोटल y ले लेना। एक लाइन और लिख देना ऊपर, लिखो लेट द फेयर बी y, क्योंकि टोटल फेयर तुमने कितना मान रखा है, y रुपीस। टोटल फेयर कितना मान रखा है, y रुपीस। अब देखो इक्वेशन बन जाएगी, बताओ 8 की 1 से करेंगे, 8 एकम 8। देखो इधर बोर्ड पे, 5 की x से करी, 5 की x से करोगे 5x, 5 की 1 से करी -5। बताओ प्लस का 8 और माइनस का 5, 8 में से 5 गए कितने बचेंगे, 8 में से 5 गए कितने बचेंगे, 3। y की वैल्यू आ गई ना। अब तुम्हें मालूम है इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, ग्राफ बनाने को। देखो एंड में क्या लिखा हुआ है, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। क्या बनाना है इसका ग्राफ। तुम्हें मालूम है ना, ग्राफ से पहले क्या बनानी पड़ती है, टेबल।
और टेबल के अंदर कितने पॉइंट निकालने पड़ते हैं? कम से कम 3 पॉइंट। तो देखो अब तक हमने इतने सारे ग्राफ बनाए, इतनी टेबल बनाई, तो अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे टेबल बनाई जाती है और कैसे ग्राफ बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम अपने बेस पर एक टेबल बनाओगे और उस टेबल के बेस पर एक ग्राफ बनाओगे। ठीक है, अगर समय बचेगा वीडियो में तो एंड में यहीं पर कर लेना, नहीं तो इस काम को घर पे कर लेना। मैं तुम्हें पेज बता देता हूं, पूरा का पूरा एक नया पेज छोड़ दो। अगर कोई बच्चा कर रहा था और उसका आधा पेज बचा हुआ है, आधा पेज बचने के बाद भी एक नया पेज छोड़ दो। ठीक है, तो एक फ्रेश पेज छोड़ दो पूरा, फिर आगे के क्वेश्चंस करना। अगर समय बचेगा तो अभी कर लेना, नहीं तो घर पर कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समय बचता है तो इस क्वेश्चन को अभी कर लेना, पहले टेबल बना लेना। टेबल बनानी आती है ना, एक्स की वैल्यू लेते जाना, वाई की वैल्यू निकालते जाना टेबल बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर लगा दो क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 5 यूजलेस है, ये हमें नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, ध्यान से समझना। ये थोड़ा साइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम्हें साइंस की कुछ बातें याद दिलाऊंगा। ठीक है, अगर तुमने साइंस में एक चैप्टर पढ़ा हो वर्क एंड एनर्जी, तो तुम्हें अच्छे से याद होगा जो वर्क का फॉर्मूला, वर्क जो होता है वो दो फैक्टर की वजह से होता है। या तो ऑब्जेक्ट पर क्या लगाया जाए, फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद उसके अंदर क्या आ जाए, डिस्प्लेसमेंट। बताओ, यही तो बातें होती हैं। ऑब्जेक्ट पर क्या लगाना है, फोर्स, और फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट क्या करना चाहिए, डिस्प्लेस। तब जाके क्या कहलाता है, वर्क। तब जाके क्या कहलाता है, वर्क। अब देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए वर्क को मान लू वाई, अगर मैं थोड़ी देर के लिए वर्क को क्या मान लू, वाई, और डिस्प्लेसमेंट मान लू एक्स। सपोज डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, तो मुझे बताओ एक नई इक्वेशन मिलेगी, देखते हैं वो क्या है। बोर्ड पे देखो, मैं फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वर्क को थोड़ी देर के लिए क्या मान लू, वाई, और डिस्प्लेसमेंट को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लू, एक्स, और फोर्स मैं बता रहा हूं, मान लो फोर्स ले लो 25, फोर्स की क्या वैल्यू ले लो, 25। तो मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, पहले तो ये बताओ। वर्क मैंने क्या माना है, वाई, डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लिया, एक्स, क्योंकि हम साइंस में नहीं है, हम किसके अंदर बैठे हुए हैं, मैथ्स में। तो मैथ्स में काम करेंगे तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दूसरी बात ये है, अगर वर्क का चैप्टर नहीं भी करा है, अगर ये फॉर्मूला तुम्हें नहीं भी पता है, तो ध्यान रखो, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की वैल्यू मैं बता दी 25, और डिस्प्लेसमेंट तुमने क्या माना है, एक्स। तो बताओ ये वैल्यू बनेगी ना 25x। अगर मैं तुमसे कहता हूं फोर्स ले लो 7, मेरी तरफ से फोर्स कितना ले लिया तुमने, 7, मुझे बताओ इक्वेशन ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। फोर्स क्या हो गया 7, डिस्प्लेसमेंट क्या मान रखा है, x। बताओ ये इक्वेशन मिलेगी ना। मैंने कह दिया फोर्स ले लो 100, तो बताओ y इक्वल टू, फोर्स क्या है तुम्हारा, फोर्स ले लिया 100, और डिस्प्लेसमेंट क्या मान रखा है तुमने, x। बताओ क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन कैसे बनानी है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क को तुमने बार बार क्या मान लिया है, y, और डिस्प्लेसमेंट को क्या माना है, x। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। If the work done by a body on an application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। देखो ये जो स्टार्टिंग की लाइन लिखी हुई है ना, इसको मैं समझा देता हूं। हालांकि इस लाइन का इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, इसने बस वर्क के बारे में बताया। ये बात मैंने पहले ही बता दी है साइंस में, कि जो वर्क होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पर और एक डिस्प्लेसमेंट पर। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा वर्क, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा वर्क। यही बात इन्होंने लिखी है, देखो, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है,
जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे वर्क बढ़ेगा, जितना डिस्प्लेसमेंट कम करोगे वर्क कम हो जाएगा। ऐसा ही तो होता है, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस वर्ड से ज्यादा परेशान मत हो, इसको थोड़ा सा भूल जाओ। आगे देखते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स। मुझे बताओ, इन्होंने कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू दे रखी है ना, इन्होंने हमें फोर्स कितना दिया है, 5 यूनिट्स। ऑल्सो फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी। और ये दो पार्ट भी दे रखे हैं, तो दो पार्ट को तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले स्टार्टिंग का पार्ट में बता देता हूं। देखो, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पहली बात तो ये कि हमें एक इक्वेशन बनानी है, एंड ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। कितना फोर्स लेना है, 5 यूनिट। और ये दो पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे, पहले क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दो पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और तभी मैं समझा दूंगा इन दो पार्ट्स का मतलब है क्या। पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा काम है, एक काम करते हैं, पहले लेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है। हाँ, तो मैंने बताया था ना वर्क को क्या मानेंगे, लिखो लेट वर्क डन बी वाई। वर्क मैंने क्या माना था, बार बार वाई माना था। लिखो एंड डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वो मैंने क्या मान लिया था, एक्स। मुझे बताओ, जब वर्क हमने y माना है और डिस्प्लेसमेंट x माना है, और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यही तो होता है। एक बार फॉर्मूला जरूर लिख लेना, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर तुम साइंस का फॉर्मूला लिख लोगे तो मार्क्स कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, बस ये कि डिस्प्लेसमेंट मत लिखना, डिस्टेंस लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स के अकॉर्डिंग। अब वर्क तुमने क्या माना है, y। फोर्स क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, देखो वो रहा 5। डिस्टेंस क्या माना है, x। इक्वेशन तो तैयार हो गई, क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर हमारी इक्वेशन तो तैयार हो गई। तीन चीजें बोली हैं, इक्वेशन, ग्राफ और ये दो पार्ट्स। तो दो पार्ट्स तो बिल्कुल एंड में करवाऊंगा, इक्वेशन तो बन गई है। अब क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें, ग्राफ। और तुम्हें याद होगा ग्राफ के लिए पहले हम क्या बनाना पसंद करते हैं, टेबल। अब जरा बोर्ड पे देखो, टेबल कितनी आसान है, पहले टेबल बना लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। याद आई है ना बातें, ऐसी तो बनाते थे टेबल, और कितने सॉल्यूशन निकालते थे, कम से कम 4। लेकिन फिलहाल एक काम करो, 3 ही बहुत है। अब जरा बोर्ड पे देखो, अगर तुम x की वैल्यू 1 लेते हो, बोर्ड पे देखो, अगर x की वैल्यू 1 लेते हो तो मुझे बताओ x की वैल्यू इधर 1 डालोगे ना, x की वैल्यू अगर तुम यहां पर डालते हो 1, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब अगर x की वैल्यू लेते हो 2, तो बोर्ड पे देखो, यहां पर x की जगह क्या डालोगे, 2। तो 2 लेने पर कितनी वैल्यू आ गई, 10। तो 2 पर आ गई 10। अब एक वैल्यू ले लो, 3 ले लो। देखो 3 लेते हो तो 3 लेने पर कितनी वैल्यू आएगी, अगर तुम यहां पर 3 लेते हो तो 3 लेने पर तुम्हारी वैल्यू मिलेगी 5 इंटू 3, तो y की वैल्यू आ गई 15। तो 3 पर आ गया 15, ठीक है। तो देखो काफी बड़ी बड़ी वैल्यू है। अब प्लॉटिंग करेंगे, और ग्राफ बनाना काफी आसान होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो देखो इन्होंने जो y की वैल्यू है काफी बड़ी बड़ी आ रही है ना, y की जो वैल्यू है काफी बड़ी है। तो एक काम करना, अब देखो बेशक हमने टेबल बना ली है, तो एक काम करना, अगर तुमने वैल्यू ले ली है ना x की 3, तो y की वैल्यू क्या मिली है, 15। 15 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 के चक्कर में तुम्हें 15 डिजिट तक प्लॉट करना पड़ेगा, तो उसमें तो काफी लंबा प्लॉट करना पड़ेगा, और ग्राफ में भी काफी लंबी लाइन बनानी पड़ेगी। एक काम करो, काटो मत, इसको ऐसे ही बना रहने दो, एक सॉल्यूशन दूसरा ले लो। जरूरी थोड़ी ना है यही सॉल्यूशन जो डाल रखा है वही प्लॉट करें, इसको छोड़ो, एक सॉल्यूशन है और ले लो। देखो मैं तुम्हें कितना आसान सॉल्यूशन दिखाता हूं। ये थी ना इक्वेशन, मैं एक सॉल्यूशन ये वाला ले रहा हूं। x की वैल्यू क्या ले ली, 0। अब देखो जरा, अगर तुम x की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू भी यहां पर क्या मिल जाएगी, 0, क्योंकि 5 की 0 से मल्टीप्लाई होएगी, क्या आएगा, 0 आएगा।
तो ये सॉल्यूशन ज्यादा आसान है ना। इसको काटो मत, लेकिन इसको प्लॉट नहीं करेंगे। प्लॉट हम कौन से 3 करेंगे, ये वाले। सिर्फ इसलिए प्लॉट नहीं कर रहे हैं क्योंकि 3 पर कहां तक जाना पड़ेगा, 15 तक, जो कि काफी ऊंचा जाएगा। ठीक है, तो उसको रहने दो, बाकी के 3 प्लॉट कर देते हैं और 10 तक की वैल्यू से काम चल जाएगा। फिर तो देखो, इसको अगर हटा दें तो y की वैल्यू के लिए हमें कहां तक काम चलाना पड़ेगा, 10 तक बात बन जाएगी। तो प्लॉट करते हैं पहले। तो देखो 0 1 2 3 4 5। देखो x में तो इतनी जरूरत भी नहीं है हमें, x में तो 5 तक ही बहुत है, लेकिन y में तुम्हें 10 तक जाना है। 1 2 3 4 6 7 8 9 और लास्ट वन है 10। ठीक है, तो काफी ऊपर चला गया है, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है ये। तो देखो 10 तक हमें दिखाई दे रहा है। अब वैल्यू प्लॉट करते हैं। देखो अब जरा बोर्ड पे, x का 1 और y का 5। x का 1 तो ये रहा, और y का 5 कहां मिलेगा, ऊपर। ये मिल गया पहला पॉइंट। देखो 2 का 10, 2 पर कितना मिलेगा, 10 सबसे ऊपर बिल्कुल। तो स्केल से मार्क करोगे तो बढ़िया रहेगा। और देखो इसको तो प्लॉट कर नहीं रहे, जीरो वाला ले लेते हैं। 0 पे 0, बताओ 0 पे 0 तो यही वैल्यू मिलेगी, कर दो। ध्यान रखना बिल्कुल एक सीधी लाइन मिलनी चाहिए। तुम्हारे पास तो प्रॉपर स्केल है तो मिल जाएगी, और मिलनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी लाइन बन गई, स्केल से बिल्कुल सीधी ही आनी चाहिए। तो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं इसलिए थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाता है, लेकिन अगर तुम स्केल से मार्क करोगे ग्राफ वगैरह पे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। तो देखो इक्वेशन बना ली, ग्राफ बना लिया। अब बारी आ गई इन 2 पार्ट्स की। क्वेश्चन ने हमसे ये बाकी के 2 पार्ट्स और पूछे थे, तो अब बारी है इन 2 पार्ट्स की। तो इन 2 पार्ट के सॉल्यूशन को करते हैं अब। और तुम कहोगे कि भैया कितने इजी पार्ट है ये बहुत आसानी से हो जाएंगे, में कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तुम्हें इक्वेशन याद रखनी है जो क्वेश्चन ने हमें दी थी, मतलब हमने खुद बनाई थी, ये थी इक्वेशन। अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं बाकी के। देखो मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, एक्सप्रेस दिस इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसको एक्सप्रेस करो इक्वेशन में। इक्वेशन तो हमने एक्सप्रेस कर दी। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और हमने इसका ग्राफ भी बना दिया। बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, कितना फोर्स लेकर, 5। बताओ 5 का फोर्स ही तो लेकर बनाया था। ठीक है, ऑल्सो फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन when the distance travel by the body is 2 unit and 0 unit। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमें बोला है कि जब डिस्टेंस कितना हो, 2 यूनिट और 0 यूनिट, तो बताओ कितना कितना वर्क उसने करा है। देखो लिखा हुआ है ऑल्सो फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन when the distance travel by the body is 2 unit and 0 unit। उन्होंने कहा है जब डिस्टेंस हो 2 यूनिट का, जब डिस्टेंस हो 0 यूनिट का, तो बताओ ग्राफ से कि उसने वर्क करा कितना है, 2 यूनिट के केस में और 0 यूनिट के केस में। देखो मैंने ध्यान नहीं रहा, टेबल मैंने बना रखी थी, खाने का रब कर दी। मैं एक बार फिर से बना देता हूं, तुम्हें दोबारा नहीं बनानी है। इन 2 पार्ट के आंसर वैसे ही मिल जाएंगे, बस टेबल देखो। तुम्हें याद होगा टेबल में जो x है वो क्या था, डिस्टेंस ना। तुम्हें याद होगा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने माना था ना, y को क्या माना था, वर्क। याद करो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया था लेट द वर्क। वर्क किसको माना था, y को, और x किसके लिए था, डिस्टेंस के लिए। तो देखो एक वैल्यू ली थी 0, एक वैल्यू ली थी 1 और एक वैल्यू ली थी 2। 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही थी टेबल में, 1 पर 5 आ रही थी और 2 पर कितनी आ रही थी, 10। अब क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि जब डिस्टेंस है 2 यूनिट का तो बताओ वर्क कितना है, जब डिस्टेंस है 0 यूनिट का तो बताओ वर्क कितना है। मुझे बताओ, देखो डिस्टेंस 0 है तो वर्क कितना है, 0। तो लिख दो ए पार्ट का आंसर वर्क 0। सॉरी, ए पार्ट में तो डिस्टेंस 2 यूनिट का पूछा था। 2 यूनिट वाला देखो, देखो डिस्टेंस 2 यूनिट का है तो वर्क कितना है, 10। तो लिख दो ए पार्ट का आंसर वर्क इज 10 यूनिट। यहां पे जूल वूल मत लगा देना, साइंस नहीं कर रहे, मैथ्स कर रहे हैं। अब बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट में कहा था उन्होंने अगर डिस्टेंस 0 यूनिट का, अब जरा इधर देखो, डिस्टेंस अगर 0 यूनिट का है तो वर्क भी कितने यूनिट का है, 0।
वर्क भी हमारा कितना आ गया, 0 यूनिट। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये ऊपर वाली लाइन क्या है, डिस्टेंस, और नीचे वाली लाइन किस चीज के लिए, वर्क के लिए। क्वेश्चन ने हमें डिस्टेंस बोला है, वर्क पूछा है। अगर वो कहता ना हमसे कि बताओ अगर डिस्टेंस है 1 यूनिट का, तो बताओ वर्क कितना है, तो देखो 1 यूनिट का डिस्टेंस है तो वर्क कितना है, 5। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अब भी नहीं आता है तो तुम मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है कि यूएसए में और कनाडा में ज्यादातर टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, और जबकि इंडिया में अगर हम बात करें इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। खैर ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, इसका मैथ से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने हमें एक नॉलेज दी कि यूएसए में और कनाडा में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो सेल्सियस में किया जाता है। कहते नहीं है यार आज तो बड़ा हैवी तापमान है, 45 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, आज तो बड़ी ठंड है, 15 डिग्री सेल्सियस तक ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इंडिया के अंदर। Here is the linear equation that convert Fahrenheit to Celsius। उन्होंने हमें इक्वेशन दी है, इक्वेशन पे क्वेश्चन छोड़ो, उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया है फ़ारेनहाइट का। तुम्हें कुछ नहीं लिखना है, अभी बोर्ड पे देखना है बस। देखो वैसे तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया और वास्तव में यही फॉर्मूला होता है। देखो 9/5 पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ, वैसे भी ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई तो है ही, तो लगाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। तो उन्होंने हमें ये फॉर्मूला दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव। देखो ये जो चीज उन्होंने हमें दी है ना, इसकी क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, इसका एक ग्राफ बनाना है। और तुम सोच रहे होंगे भैया हम तो एक्स वाई का ग्राफ बनाते थे, अब फ़ारेनहाइट सेल्सियस का कैसे ग्राफ बनाए। बिल्कुल ठीक, बहुत ही अच्छी बात है, पूछने वाली बात है। देखो जरा क्वेश्चन को तो आगे पढ़ो। Draw the graph of the linear equation above using Celsius for x axis। बोर्ड पे देखो इन्होंने क्या दिया है, सेल्सियस को क्या यूज करो, x एक्सिस। तो मुझे बताओ फ़ारेनहाइट को ये क्या बताएंगे, y एक्सिस। देखते हैं क्या बताया है, सेल्सियस फॉर x एक्सिस, फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। देखो हमने तो पहले बोल दिया। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि उन्होंने खुद क्या दिया है कि फ़ारेनहाइट तो y है और सेल्सियस क्या है तुम्हारा x। मुझे बताओ क्या अब ये इक्वेशन नहीं बन गई, किसकी, x और y वाली बन गई ना। क्या ये इक्वेशन x और y की बन चुकी है या नहीं बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। अब तो ड्रॉ कर सकते हो ना। देखो मैं तुम्हें ड्रॉ तो करके नहीं दिखा रहा, लेकिन तुम्हें मालूम है ड्रॉ करने के लिए टेबल जरूर आनी चाहिए। हाँ मैं तुम्हारी टेबल बनवा के छुड़वा देता हूँ, घर पे तुम ग्राफ बना लेना तसल्ली से, मैं टेबल बनवा देता हूँ। देखो कितनी आसान है टेबल बनाना। तो ड्रॉ करो मेरे साथ टेबल, एक्स वाई और 3 वैल्यू। मुझे बताओ सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या लेना पसंद करोगे, बोर्ड पे देखो, इधर देखो, ध्यान से देखना। अगर एक्स की वैल्यू ले लेते हो 1, तो क्या 5 से 1 काट सकते हो, नहीं काट सकते। 5 से 1 नहीं काट सकते। क्यों लो 5, है ना, 1 क्यों लो, कुछ और लो जो कट जाए। बताओ 5 से क्या करता है, 5 से 10 करता है, 5 से 15 करता है, 5 से 20 करता है, 25 30 35 45 40 सब करते हैं, लेकिन 1 नहीं करता। 1 नहीं करता, 2 नहीं करता, 3 नहीं करता, 4 नहीं करता, 5 करता है। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी लो। मैं सबसे पहली वैल्यू लूंगा 10। मैंने पहले ही बताया था नेगेटिव में कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट में ले सकते हैं, अपॉन में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तुम्हें देखना है कि क्या लेनी चाहिए। तुम समझ गए ना मैंने 10 क्यों ली है, मैंने 10 इसलिए ली है ताकि 5 से कट जाए। अब जरा इधर देखो, बोर्ड पे देखो, मैंने एक्स की वैल्यू क्या ले ली, 10। अब जरा इधर देखो, मैं डाल के दिखाता हूं तुम्हें, है ना। बोर्ड पे देखो 9/5, यहां पर एक्स की जगह क्या डालूंगा, 10। तो बताओ 5 से 10 कट जाता है ना, कट जाता है, बिल्कुल 2 पर जाता है भाई। बताओ 9 2 जा कितने हो जाएंगे, 18। 18 और 32, तो देखते कितना बनता है। 8 और 2 10 की 0 हासिल, 1 2 और 3 5, भाई 50।
10 पर वैल्यू आ गई y की 50। भाई बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले हमने x की वैल्यू 10 ली और 10 पर y की वैल्यू कितनी आ गई 50। भाई मजा आ गया, कितनी सिंपल वैल्यू आई है ना। अब अगली वैल्यू लेंगे। मुझे बताओ फिर से 5 का मल्टीपल लेना। देखो लेने को तो 15 भी ले सकते हो, जब ले रहे हो तो सीधा सीधा चलाओ ना। पहली वैल्यू 10 ली थी, अब 20 ले लो, क्या दिक्कत है। देखो 25 भी ले सकते हो, तब भी ठीक बनेगा, सही आएगा, बढ़िया ग्राफ बनेगा, मार्क्स मिल जाएंगे। 15 लोगे तब भी मिल जाएंगे, 10 लोगे तब भी मिल जाएंगे, 20 लोगे तब भी मिल जाएंगे। सब कुछ तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी लो, बस सही कैलकुलेशन करना। अब बोर्ड पे देखो, अब अगली वैल्यू ली है मैंने 20। अब जरा फिर से इधर देखो 2 मिनट के लिए, 9/5। मुझे बताओ इस x की जगह में क्या डालूंगा। बोर्ड पे देखो, मैंने x की दूसरी वैल्यू कितनी ली है 20, तो मैं यहां पर x की जगह क्या पुट करूंगा 20 कर देते हैं। बोर्ड पे देखो 5 से 20 कट सकता है ना, कितने पर जाता है भाई 5 4 जा 20। बताओ 9 और 4 बचा, 9 4 जा कितने होते हैं 36। तो बताओ 36 और 38, सॉरी 36 और 32 कितने बनते हैं 8 और 6, तो ये बनते हैं 68। अगली वैल्यू कितनी बन गई 68। ठीक है, अब लास्ट बचा है, क्योंकि तुम्हें मालूम है मैंने बताया था 3 सॉल्यूशन जरूर निकाले करो, तो तीसरा सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, और तुम्हें मालूम है मैं 30 लूंगा। देखो अब x की जगह ले लिया 30। अब इधर देखते हैं, बताओ इस बार यहां पर x की जगह कितनी वैल्यू आएगी। देखो वर्ड पे मैंने x कितना माना है 30 माना है, तो यहां पर भी x की जगह क्या आएगा 30। तो देखो 5 से 30 गया 6 पर, 9 6 जा कितने होते हैं 54। बताओ 4 और 2 6 हो जाएगा ना, और 5 और 3 कितने होते हैं 8। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू तुमने 30 ली है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 86। अब तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशन तैयार है, और तुम्हें मालूम है लाइन बनाने के लिए कम से कम 3 ही चाहिए होते हैं। अब हमने तीनों बना लिए। अब थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ देना ग्राफ के लिए, ताकि तुम ग्राफ तसल्ली से घर पर बना सको। और अगर समय है तो वीडियो पोस्ट करके अभी के अभी बना लो, ये तो और भी अच्छी वाली बात है ना। मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे ग्राफ बनाने में, 3 या 4 मिनट, है ना। तो उसमें तुम्हारा ग्राफ आराम से बन जाएगा। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे बनाना है। मुझे बताओ x की मैक्सिमम कितनी जा रही है 30 तक, और y की मैक्सिमम कितनी जा रही है 90 तक, है ना। 86 का मतलब 90 तक, है ना। बढ़िया रहेगा 10-10 का गैप ले लो, है ना। x में और y में दोनों में कितने का गैप ले लो 10-10 का। तो देखो मैं तुम्हारे लिए ग्राफ बना देता हूं, मतलब थोड़ा आइडिया दिखा देता हूं कैसे लेना है। बोर्ड पे देखो इस तरह से 10 20 30, है ना। यहाँ पे थोड़ा कम गैप लेना क्योंकि ज्यादा बनाने हैं इधर, 10 20 30, समझ रहे हो ना। इस तरह से मैंने इधर कम कम गैप लिया है जानबूझकर, क्योंकि भाई 90 तक जाना है। इधर तो 3 ही बनाने थे, इसलिए मैंने इतना बड़ा बड़ा गैप ले लिया, समझ रहे हो ना। मैंने x एक्सिस पर इतना चौड़ा गैप लिया है और y एक्सिस पर इतना कम कम गैप लिया है, तो इस चीज का ध्यान रखना, है ना। देखो व्हाट पे 10 20 30 इधर भी है और 10 20 30 इधर भी है, और फिर ध्यान से प्लॉट कर देना। प्लॉटिंग तुम्हें अब बहुत अच्छे से आती है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया पूरा। सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो देखो पहले वो फॉर्मूला मैं दोबारा से लिख लेता हूं जो क्वेश्चन ने में दिया था। फ़ारेनहाइट बताया था 9/5 C + 32। देखो सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है। तुम कहोगे भैया तो मजाक ही हो गया। देखो इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन ने हमसे बोला है अगर टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। बोर्ड पे देखो टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो बताओ फ़ारेनहाइट कितना होगा। बोर्ड पे देखो क्वेश्चन ने हमें सेल्सियस दिया है और फ़ारेनहाइट पूछा है, कुछ भी कर सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन फ़ारेनहाइट देगा सेल्सियस पूछेगा, सेल्सियस देगा फ़ारेनहाइट पूछेगा, कोई बात नहीं निकाल देंगे। मुझे बताओ सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी दे रखी है 30,
सेल्सियस की वैल्यू क्या क्वेश्चन ने हमें दी है? दे रखी है भाई, 30 डिग्री दे रखी है। क्या सेल्सियस की वैल्यू 30 मैं इसमें डाल सकता हूं? भाई डालो, पूछने वाली क्या बात है। देखो बोर्ड पे 9/5 सेल्सियस की जगह मैं कितना डाल रहा हूं? 30। मैंने क्यों डाला? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है भाई, क्वेश्चन ने हमें 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रखा है। क्वेश्चन ने हमें 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बता रखा है, इसलिए डाला है, अपनी तरफ से नहीं डाला। काट दो फिर। 5 6 कितने होते हैं? 30। और 6 9 कितने बनते हैं भाई? 6 9 54। 32 ऐड कर दो भाई 86। तो फ़ारेनहाइट निकल आया 86। ठीक है। हाँ, फ़ारेनहाइट में डिग्री मत लगाया करो कभी, फ़ारेनहाइट में डिग्री लगा दो। फ़ारेनहाइट में तुम्हें डिग्री नहीं लगानी चाहिए। फ़ारेनहाइट में बस लिखा जाता है फ़ारेनहाइट आया है 86 फ़ारेनहाइट, इस तरह से, है ना। डिग्री नहीं लगाते हैं। जैसे तुमने डिग्री लगाई क्वेश्चन में मार्क्स तुम्हारे फिर मजे आ गए। फिर तो समझ रहे हो ना इस चीज को। तो छोटी छोटी बातें, ठीक है। या तो मतलब फ़ारेनहाइट यहाँ पे रहने दो या डिग्री वगैरह रहने दो, लगाना चाहते हो तो फ़ारेनहाइट हटा सकते हो। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 90 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो इस बार उन्होंने हमें फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। अच्छा, डिग्री लगा रखी है उन्होंने, तुम भी लगा सकते हो। वैसे इसमें लगी हुई है, देखो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, तो उसमें भी लगा सकते हैं जो भी करके आए थे। खैर, इस बार क्या दिया है? फ़ारेनहाइट। तो देखो क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए, अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो क्या पूछा होगा? सेल्सियस पूछा होगा। देखते हैं फिलहाल। देखो, इफ द टेम्परेचर इज 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो इस बार उन्होंने पूछा है सेल्सियस का टेम्परेचर। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। बताओ, फ़ारेनहाइट दे रखा है और सेल्सियस पूछा है, बहुत आसान है। देखो कितना आसान है। बताओ, फ़ारेनहाइट दिया है तो फ़ारेनहाइट की जगह डालूंगा या सेल्सियस की जगह डालूंगा? भाई फ़ारेनहाइट की जगह ही तो डालेंगे। जब वैल्यू उन्होंने फ़ारेनहाइट की दे रखी है तो फ़ारेनहाइट की ही तो जगह डालूंगा, और किसकी जगह डालूंगा? ठीक है, डाल देते हैं। तो एफ की जगह डाल दिया 90, 9/5 सी प्लस 32। समझ में आ गया ना? मुझे बताओ, 32 यहां पर प्लस का है ना, 32 यहां पर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई? 32 उधर जाके 90 में से क्या हो जाएगा? माइनस कर दो। 90 माइनस 32, ये चीज, ठीक है। हाँ, सॉल्व कर दो। 90 में से 32 कितने बचते हैं भाई? देखो 10 में से 2 गए 8, और 8 में से 3 गए 5, 58। 9/5 सी। मुझे बताओ, 9/5 एक फ्रैक्शन है, तो मैं मालूम है ना फ्रैक्शन क्या होते हैं? फ्रैक्शन ये होते हैं जो अपोन में लिखे होते हैं, जैसे कि 2/3, 7/6, 11/12, 17/14, 3/9, 3/8, है ना, 7/9। ये सब, ये जो अपोन में होते हैं ना, ये फ्रैक्शन होते हैं। मुझे बताओ, 9/5 सी के साथ क्या हुआ हुआ है? मल्टीप्लाई। बोर्ड पे देखो, ये जो 9/5 का फ्रैक्शन तुम्हें दिख रहा है, ये फ्रैक्शन सी के साथ किया हुआ है मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ध्यान रखो, जब कुछ साइन नहीं होता है तो क्या साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो 9/5 सी के साथ किया हुआ है मल्टीप्लाई। ध्यान रखना, जब भी कोई फ्रैक्शन हम यहां पर लेकर आएंगे ना, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। जब भी कोई फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई हुआ होता है और उस फ्रैक्शन को हम इधर लेकर आते हैं, इक्वल टू के इस साइड लेकर आते हैं, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो 9/5 का उल्टा क्या हो जाएगा? 9/5 का उल्टा क्या 5/9 होगा? बिल्कुल। मैंने बताया, जब भी कोई फ्रैक्शन यहां पर किया हुआ होता है मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाइड फ्रैक्शन इधर आके क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। अब कुछ चीजें कट रही है तो काट दो, और नहीं कट रही है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। वैसे कट नहीं रही है, देखते हैं। वैसे मेरे पास इसका फाइनल आंसर होता है इस बार जो आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो, फाइनल आंसर जो है इसका,
एक चीज का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में हमें फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दे रखा है ना, क्वेश्चन ने हमें जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दे रखा है वो 90 नहीं है, वो 95 था, गलत हो गया थोड़ा सा, ये 90 नहीं था, ये 95 था, मैंने गलती से 19 पढ़ लिया था, 95 लिखा हुआ है। 95 में से देखो कुछ भी नहीं करा, जहां पर मैंने 90 लिखा था ना उसे 95 कर दो बस, यहीं पे तो लिखा था, यहीं से तो शुरू करा है 95, ठीक है। 95 में से 32 जाएंगे ना तो ये अलग बचते हैं, ये बचेंगे 63, समझ रहे हो। यहां पर भी क्या आएगा भाई, यहां पर भी वही आएगा 63। अब देखो 9 से 63 कट रहा है, और कितने पर कट रहा है भाई, 9 से 63 जाता है 7 पर, है ना। 7 5 जा कितने होते, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, समझ गए। क्वेश्चन हमें सेल्सियस देता है तो फ़ारेनहाइट पूछेगा, क्वेश्चन हमें फ़ारेनहाइट देता है तो सेल्सियस पूछेगा, मतलब क्वेश्चन हमसे पूछता रहेगा और हम निकालते रहेंगे चुपचाप, ठीक है। तो ऐसे ही करते रहते हैं हम, और करते ही क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करे करो, मैंने जल्दबाजी में वो 95 की जगह 90 पढ़ लिया था तो गलत हो गया था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। बोर्ड पे देखो वो कह रहे हैं बताओ जब F 0 होगा तो C बताओ कितना होगा, और जब सेल्सियस 0 होगा तो फ़ारेनहाइट बताओ कितना होगा। दो पार्ट एक साथ पूछ लिए, कोई बात नहीं, कर देंगे, मजा आ गया बिल्कुल। देखो दो पार्ट एक साथ पूछ लिए, वो ये कह रहे हैं जब फ़ारेनहाइट, जब सेल्सियस 0 डिग्री होगा तो फ़ारेनहाइट बताओ, और जब फ़ारेनहाइट 0 डिग्री होगा तो सेल्सियस बताओ। तो कोई बात नहीं, एक एक करके करेंगे, पहले मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूं, देखो वर्ड पे, क्योंकि क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट यही पूछा है। देखो जरा गौर करो फोर्थ पार्ट पे, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट बताइए, और जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस बताइए, ना। तो फर्स्ट तो पहले ये करना है। बोर्ड पे देखो उन्होंने सेल्सियस 0 बोला है ना, डाल दो। बोर्ड पे देखो 9/5 सेल्सियस की जगह क्या डालूंगा, 0, 32। मुझे बताओ 9/5 0 के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। जब भी कोई फ्रैक्शन या कोई डिजिट या कोई वेरिएबल किसी 0 के साथ क्या हुआ होता है, मल्टीप्लाई। जब भी किसी भी तरह का फ्रैक्शन या कोई भी डिजिट 0 के साथ मल्टीप्लाइड होती है तो वो पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाती है, 0। तो बोर्ड पे देखो ये टर्म तो खत्म हो गई, 0, है ना। फ़ारेनहाइट कितना आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब इधर बात करते हैं। अब देखो पहले तो सेल्सियस 0 बताया था तो हमने C की जगह क्या डाल दिया था, 0। अब नहीं डाल सकते, अब फ़ारेनहाइट 0 डालेंगे तो मुझे बताओ यहां पर डालूंगा ना, बोर्ड पे देखो इधर डालूंगा 0, तो F की जगह तो डाल दिया 0, 9/5 C प्लस 32। मुझे बताओ 32 इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा बताओ, 32 इक्वल टू के इस साइड प्लस का है ना, तो उस साइड जाने पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस। तो 32 को जब हम इधर लाएंगे तो इधर आके हो जाएगी इसकी वैल्यू माइनस। तो देखो कितनी आसानी से हमने इसकी वैल्यू को इधर कर दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ 5 इधर, मैंने अब ये भी बताया था जब भी कोई फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई होता है, जब भी कोई फ्रैक्शन इधर मल्टीप्लाई होता है तो वो फ्रैक्शन उधर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। जब भी कोई फ्रैक्शन इधर क्या हुआ होता है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। कर दो फिर 5/9। बताओ कट तो रानी है शायद, है ना, कट नहीं रहा, लेकिन मेरे पास इसका फाइनल पॉइंट में कन्वर्ट आंसर है, ठीक है। तो इसको ना सॉल्व कर लेना पूरा। बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। चलो मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा कर देता हूँ। ऊपर 32 की 5 से मल्टीप्लाई दूंगा, ये आएगा 5 दूनी 5 से 5 160, है ना। हाँ जब 9 से डिवाइड कर लोगे ना तो 9 से डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है वो मैं सीधा लिख देता हूँ। 9 से डिवाइड करके जो फाइनल आंसर इसका आ रहा है वो है -17.8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या हुआ, कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता, उसमें क्या बात है ना। तो कभी कभी हमारा नेगेटिव भी आ जाता है, ठीक है।
तो देखो लास्ट पार्ट बचा है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट वाले पार्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि वो इतना आसान पार्ट है। तुम कहोगे भैया मजाक ही हो गया ये तो, बिल्कुल देखो कैसे कैसे अभी मजाक होता है। इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम, वो ये कह रहा है क्या कोई ऐसा भी टेम्परेचर है कि न्यूमेरिकली सेम हो बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। वो ये कह रहा है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर होता है जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम होते हैं। सेम का मतलब समझते हो, मैथ्स में सेम का मतलब क्या होता है, 5 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 3। बताओ क्या सेम है, क्या 5 और 5 सेम है या 5 और 3 सेम है। भाई 5 और 5 सेम है ना, सेम का मतलब मैथ्स में होता है इक्वल। सेम का मतलब मैथ्स में क्या होता है, इक्वल। और जो सेम नहीं है वहां पर इसका क्या मतलब होता है, अनइक्वल, की इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या कोई टेम्परेचर ऐसा है कि जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। ये जो 5th पार्ट में वर्ड लिखा हुआ है ना सेम, सेम पर अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन है हमसे बिल्कुल सिंपल सी बात पूछी है, इज देयर एनी टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू और सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है, सेम। सेम का मतलब क्या होती है, बराबर। तो अगर है तो उसे फाइंड कीजिए। देखो लिखा हुआ है इफ यस फाइंड इट, अगर ऐसा है तो फाइंड कीजिए। मैं कहता हूं ऐसा है, एक टेम्परेचर ऐसा होता है, मेरे कहने पे मत जाओ, मैं फाइंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्वेश्चन ने हमसे बराबर बोला है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन ने यही तो बोला है कि जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या हो, सेम हो। और सेम का मतलब क्या होता है, सेम का मतलब होता है दोनों के दोनों हम क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। दोनों की दोनों वैल्यू को हम इक्वल रख सकते हैं। फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस और सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट डाल सकते हैं। अब देखो कैसे डालेंगे, बोर्ड पे देखना है, बहुत ही आसान काम है। मुझे बताओ, मैं फ़ारेनहाइट की जगह सेल्सियस या फिर सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट कुछ भी डाल सकता हूं, क्योंकि तुम्हें मालूम है एफ सी के बराबर है और सी एफ के बराबर है। तो सी की जगह चाहे तुम एफ डालो, चाहे एफ की जगह सी डालो, एक ही बात है, आंसर सही आएगा बिल्कुल। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एफ की जगह सी डाल रहा हूं। तो देखो c इक्वल टू 9/5c प्लस 32। ठीक है, देखो ये जो c होता है ना, तो मैं अभी तक मैंने बात बताई नहीं। देखो मान लो कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/3x, कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3/5y, और एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 4/7k। ये जो फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई हुए भी होते हैं ना, जैसे कि तुम देख सकते हो, पहले वाले फ्रैक्शन के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, x। दूसरे वाले फ्रैक्शन के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, y। और तीसरे वाले फ्रैक्शन के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर रखा है, k। ये जो साथ में मल्टीप्लाई हुए भी होते हैं ना, ये इनके साथ हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बताया क्यों नहीं था, बिल्कुल ठीक बात, अभी तक इसलिए नहीं बताया था, ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, अब पड़ेगी। देखो कैसे, सबसे पहले एक काम करो, ये जो सी है ना, इसको अगले स्टेप में साथ में लिख लो ऐसे, मतलब 9c, इस तरह से, समझ गए ना। बीच वाला जो होता है टर्म वो किस पर चिपक जाता है, ऊपर वाले के साथ चिपक जाता है। अब बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, बस 2 मिनट का खेल है, बाकी सब कुछ फेल है। 32 को इधर लाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात को, 32 को इधर लेकर आओ। बताओ प्लस का 32 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना। प्लस का 32 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। और सी को उधर लेकर जाओ। मुझे बताओ सी इधर क्या है, प्लस का है ना। भाई जब सी के साथ कुछ साइन नहीं दिख रहा है तो कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस का दिख रहा है। तो बताओ प्लस का 32 जब इधर आके माइनस हो जाएगा तो प्लस का सी भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कर दो बोर्ड पे, देखो ये प्लस का 32 तो इधर आया और ये प्लस का सी उधर चला गया, समझ गए ना। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्लस का 32 था, जब भी किसी पॉजिटिव टर्म को इधर लेकर आते हैं ना, तो इधर लाने पर उसकी वैल्यू माइनस बन जाती है, और प्लस की सी की टर्म को उधर लेकर जाएंगे तो उधर जाने पर वो वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस। ठीक है,
अब मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा ऊपर, -32। देखो एलसीएम ले रहा हूं बोर्ड पे, देखो 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा। बताओ क्रॉसिंग करूंगा बोर्ड पे, देखो 9c की 1 से करी 9c, है ना भाई, ऐसी तो करते हैं। 9c की 1 से करी 9c और 5 की c से करी 5c। बताओ 9c में से 5c गए, कितने c बचेंगे, 9c में से 5c गए, 4c बचे अपॉन में 5। मुझे बताओ क्या 4/5 c के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है। अब जो फ्रैक्शन आया है 4/5 c, क्या ये 4/5 c के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है ना। मैंने बताया था जब भी कोई फ्रैक्शन किसी के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ होता है तो फ्रैक्शन उधर जाके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। ये 4/5 वाला फ्रैक्शन उधर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। भाई ये बात तो अब तीसरी चौथी बार आ गई। तो 4/5 का बनेगा 5/4। अब जो कट रहा है काट दो। देखो सी को नहीं छेड़ा, सी अभी भी यहीं पर ही है। मैंने 4/5 वाले फ्रैक्शन को इधर भेजा है और मैंने बताया था जब भी हम किसी फ्रैक्शन को एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा हो जाता है। तो देखो 4/5 का क्या हो गया, 5/4 हो गया। अब काट दो इसे। बताओ 4 से 32 गया कितने पर, 8 पर। हाँ 8 5 कितने होते हैं भाई, 8 5 होते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो तुम आंसर मैच कर सकते हो इस पार्ट का, 40 डिग्री ही सेल्सियस ही आएगा जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, इक्वल, बराबर होते हैं।